Hello, hello, hello. Good evening, everybody. My name is Shivam Jagdish and welcome back to the channel. So आज हम शुरू करने जा रहे हैं डेमो लेक्चर्स. बहुत सारे टीचर्स को तो आप शायद जानते नहीं हैं, आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा. सर इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, जनरल टेस्ट कौन पढ़ाएगा और डोमेन कौन पढ़ाएगा. अबे डोमेन मैं ही पढ़ाऊंगा. अरे बाबा, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज ये तीनों मैं कराऊंगा. तुम्हें मेरा भी डेमो लेना है, मैं भी तुम्हें डेमो दूंगा और तीनों सब्जेक्ट्स के मैं भी तुमको वीडियो बनाकर दूंगा. लेकिन आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं, पहला डेमो लेक्चर है ऋतिक सर का, जो जनरल टेस्ट पढ़ाएंगे आज. वैसे तो उनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बहुत जगह चैनल पर आपने, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आपने ऋतिक सर को देखा है. लेकिन उसके पहले क्या तुमने अभी तक एनरोल कर लिया? अगर अभी तक एनरोल नहीं किया है, पहला बैच सीयूटी का शुरू होने जा रहा है 25 ऑफ मार्च को और सेकंड बैच शुरू होने जा रहा है 5 ऑफ अप्रैल को. फीस 5,000 रुपए है. 3 बुक सेट्स आपके घर पर डिलीवर किए जाएंगे और 3 ई बुक का एक्सेस मिलेगा. अगर आपको सारी की सारी 6 किताबों का एक्सेस चाहिए, साथ में सीयूटी के साथ साथ कुछ और कॉलेजेस का भी एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, तो फतेह इज द कोर्स फॉर यू. अगेन 7,000 का कोर्स है, 2 बैचेस हैं. पहला मार्च 25 को और दूसरा 5 अप्रैल को आप एनरोल कर सकते हैं. तो अभी मैं बताता हूं पहले ये ऋतिक सर हैं कौन, तो चलिए जानते हैं. हाँ भाई, तो ऋतिक सर हैं कौन? आप, हमारे देश में एक एग्जाम होता है जिसको हम लोग शायद टफेस्ट एग्जामिनेशन बोलते हैं, जिसका नाम है कैट. बात समझ में आ रही है? तो कैट एग्जाम का ऋतिक सर का रिजल्ट दिखा रहा हूं आपको. तो कैट 2024 जो पिछले साल हुआ है, अगर तुमको पता चल जाए कि तुम्हारे टीचर के कितने मार्क्स आते हैं तो थोड़ा भरोसा हो जाएगा ना मालिक. आओ जरा इनकी परसेंटाइल देखते हैं. अगर आप यहां पर परसेंटाइल देख रहे हैं ओवरऑल, तो सर की परसेंटाइल है 99.34. मतलब सर इस साल मास्टर्स करने के लिए आईएम्स जा रहे हैं. अब किस आईएम्स में जाएंगे वो तो आपको समझ में आ जाएगा. तो तुमको समझ में आ रहा है कि तुम पढ़ने किससे जा रहे हो. सो जैसे बोलता है ना, नो द ट्रुथ फ्रॉम हॉर्सेस माउथ. एग्जैक्टली अब मौका आ चुका है ऋतिक सर को बुलाने का. रिजल्ट भी देख लिया है तुमने ऋतिक सर का कि कैट में क्या फोड़ा है, क्या मचाया है सर ने. तो मैं वेलकम करता हूं ऋतिक सर को. सो ऋतिक सर आपको जनरल टेस्ट पढ़ाएंगे. जनरल टेस्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, दोनों चीजें फ्रॉम पिन टू एलिफेंट कराने वाले हैं. आईपी मैट में भी हेल्प करेंगे, सिम्बियोसिस में भी हेल्प करेंगे, नार्सी मुंजी में भी हेल्प करेंगे और सीयूईटी में तो मचा देंगे. ओवर टू यू सर. ओके, हेलो एवरीवन बच्चों, कैसे हैं आप लोग? थोड़ा सा भाई सर की एनर्जी मैच करना भाई बहुत आसान काम नहीं है, तो कोशिश पूरी करेंगे. लेकिन एक चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, आपकी पढ़ाई टॉप लेवल की होने वाली है विथ क्वांट्स एंड रीजनिंग बाय ऋतिक सर. तो उसमें कोई भी शक नहीं. आप एकदम अच्छी जगह पे हो, अच्छे हाथों में हो और मज़े से पढ़ाई करेंगे. बोरिंग नहीं लगेगा, नींद नहीं आएगी, क्योंकि भाई नींद तो आने लगती है, तो उस नींद का तोड़ होगा मेरे लेक्चर्स. तो देखो, शुरू करते हैं आज के डेमो लेक्चर के साथ. ठीक है, एक बात और कहना चाहता हूं मैं आप लोगों से बिफोर सर का डेमो. सर प्लीज प्लीज टेक योर सीट. बिफोर सर का डेमो लेक्चर शुरू हो और मैं इसमें खलल डालूं, आप लोग इत्मीनान से बैठिएगा. जो हमारा ये टाइमिंग होने वाला है, ये सबसे बेहतरीन टाइमिंग है. 7 to 10 PM पे हमारी क्लासेस चलेंगी हर दिन, मंडे से लेकर फ्राइडे के तक. ठीक है ना? तो 7 से 10 बजे के बीच में आप हमको देने हैं 3 घंटे, जिसमें मैं, ऋतिक सर और आपको इंग्लिश की फैकल्टी जब इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो वो आपको पढ़ाएंगे. साथ में एक बात का ध्यान देना है, सैटरडे का जो टाइम होगा वो भी ऋतिक सर की एक्स्ट्रा क्लास होगी. संडे का जो टाइम होगा उसमें भी ऋतिक सर की एक्स्ट्रा क्लास होगी. तो भैया बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लासेस पढ़नी है और मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस का तो तुम्हें क्या ही बताऊं. तो चलो भाई, अब समय बर्बाद नहीं करता हूं और ऋतिक सर का लेक्चर चालू करते हैं. थैंक यू सो मच. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल. माय नेम इज ऋतिक राज एंड आज बात करने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, जो सीयूईटी 2025 में आप देने वाले हो. तो कुछ बातें करेंगे, इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि क्या सिलेबस है इसका एंड आपको इसको कैसे प्रिपेयर करना है. तो ये सारी प्रिपरेशन एंड सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं इस वीडियो में. तो स्टार्टिंग ऑफ विद द सिलेबस, तो सीयूईटी का सिलेबस जो एज पर ऑफिशियल वेबसाइट रिपोर्ट करती है वो ये है कि द क्वेश्चन पेपर विल कंटेन क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स. जीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, करंट अफेयर्स के मिलेंगे. जीके आपकी स्टैटिक जीके है कि सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है एंड सो ऑन सो फोर्थ. जनरल मेंटल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चंस मिलेंगे. रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे एंड सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, क्वांटिटेटिव अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स. इसको बहुत ही ब्रीफली इन्होंने समझा दिया कि ये बेटा सेक्शन है, ये पढ़ लो,
नंबर आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। आपको सब चैप्टर्स ही नहीं पता तो कैसे करोगे? तो चैप्टर्स मैं बताता हूँ। इसके बाद आता है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। उसके बाद आता है जनरल साइंस एंड एनवायरमेंट लिटरेसी। टेक्निकली ये जनरल साइंस भी जीके के अंदर ही चला जाता है, इसीलिए जीएस जनरल स्टडीज इसको हम बोल देते हैं। तो टॉपिक वाइज अगर हम चलें, हमारे ब्रॉडली जो पेपर को कवर करते हैं वो दो टॉपिक्स हैं, एक क्वांट्स और एक रीजनिंग। और क्वांट्स एंड रीजनिंग किस किन टॉपिक्स पे बेस होती है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे मेजर जो टॉपिक्स हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी आ सकते हैं क्योंकि ऑफिशियली इसने कुछ डिफाइन नहीं किया। हम इस पे कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ऑलरेडी टॉपिक्स आते हैं, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है परसेंटेजेस, और परसेंटेजेस का एप्लीकेशन प्रॉफिट एंड लॉस एंड एसआई एंड सीआई में होता है। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक चैप्टर है, देन यू हैव मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, फिर टाइम एंड वर्क है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है। तो ये पूरा जो चंक है ये अरिथमेटिक का है। अरिथमेटिक सबसे ज़्यादा वेटेज लेकर आता है पेपर के अंदर। उसके बाद आपका एल्जेब्रा है, एचसीएफ एलसीएम है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये जो 50 क्वेश्चंस का पेपर बनने वाला है, एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी दिस टाइम, तो इस पेपर में जो ह्यूज चंक है आपको अरिथमेटिक का मिलने वाला है। लेकिन इन 50 क्वेश्चन को 1 घंटे में अगर आपको अटेम्प्ट करना है, आपको चाहिए स्पीड, एंड स्पीड के लिए आपको चाहिए टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग। तो उन टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए इन चैप्टर्स को हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि अगर शॉर्ट ट्रिक्स आपको पता होंगी तो जो क्वेश्चन आप 3 से 4 मिनट लगाते हो करने में, वो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आप कर सकते हो। तो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात हो गई। इसमें मीन पे क्वेश्चंस आते हैं, मीन का मतलब यहाँ एवरेज है। मेंसुरेशन के क्वेश्चंस काफ़ी बड़े होते हैं एज यू ऑल नो। इसमें सिलेंडर भी पूछा सकता है, एक सर्कल का भी एरिया वॉल्यूम, मतलब एरिया सर्कल का, स्फीयर का वॉल्यूम पूछा जा सकता है। एचसीएफ एलसीएम पे भी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर आता है लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन। इसमें ये मेजर टॉपिक्स हैं, लेकिन सिर्फ इतना लिमिटेड नहीं है, एक्सेट्रा लगाते हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जो ज्यादातर अपियर हुए हैं पिछले कुछ सालों में। उन्होंने तो कुछ मेंशन ही नहीं किया क्या लॉजिकल रीजनिंग में है। हम इनको ध्यान में लेके चलते हैं। सीरीज हो सकता है, अब सीरीज के कई टाइप्स होते हैं, हर टाइप की सीरीज आपको जानना जरूरी होती है। उसके बाद रैंकिंग एंड सीक्वेंसिंग के क्वेश्चंस हो सकते हैं। अरेंजमेंट एक अच्छा पार्ट लेकर आता है। फिर लॉजिकल गेम्स काइंड ऑफ अरेंजमेंट की तरह ही है। फिर आपका सिलॉजिज्म एंड वेन डायग्राम, ये काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स का क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिला है जब से सीयूईटी शुरू हुआ है, एंड दिस ईयर विल नो एक्सेप्शन, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है आपके पास डायरेक्शन के क्वेश्चंस। डायरेक्शन में वो नॉर्थ में गया, फिर राइट मुड़ गया, फिर लेफ्ट मुड़ गया, ऐसे क्वेश्चंस आपके डायरेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं। फिर आता है कोडिंग डिकोडिंग, एंड देन आपका ऑल एक्स्ट्रा रीजनिंग आती है, एनालिटिकल रीजनिंग जिसको हम कहते हैं, जहां पे आपको फिगर्स को एनालाइज करके व्हाट कम्स नेक्स्ट, व्हाट कम्स बिफोर, या बीच में कौन सा फिगर अप्रोप्रिएटली बैठ रहा है, वो आपको यहाँ निकालना होता है। तो रीजनिंग इन जनरल आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया, बट ये मेजर टॉपिक्स हैं। कोडिंग डिकोडिंग इज ऑल्सो वन वेरी गुड टॉपिक। तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं ताकि आपको समझ में आए कि किस टाइप के क्वेश्चंस को आपको डील करना है। सबसे पहले एक एल्जेब्रा का क्वेश्चन करते हैं। एल्जेब्रा का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का आता है। अब देखो, आप इसको कैलकुलेट करने बैठोगे, डेसिमल के क्यूब कर रहे हो, एंड ये नंबर फेयरली इजी हैं। ये वाले तो खैर इजी थे, लेकिन व्हाट इफ ये नंबर्स काफी बड़े होते, ऐसे लिखा होता 2.7 का क्यूब, तो आप बेचारे क्यूब ही करते रह जाओगे। क्यूब मतलब समझते हो, नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना, क्यूब करना कहलाता है। 3 बार करोगे तो वो क्यूब हो गया। फॉर एग्जाम्पल 2 का क्यूब कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। सिमिलरली 0.7 का जो क्यूब होगा, दैट वुड बी 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7। तो 0.7 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ा, है ना, इसका आएगा 0.343। वो आप अगर याद रखते हो तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो फिर क्या करोगे। तो इसको कैसे डील करना है, ये क्वेश्चंस का अप्रोच क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन का आंसर मैं आपको जरूर बताता हूं, लेकिन आपको अप्रोच पहले सीखना है। ये अलजेब्रा का एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एंड अगेन प्रीवियस ईयर सीयूईटी का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो अलजेब्रा पे ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। अब नॉर्मली आप इसको सॉल्व कर लोगे, इट विल टेक 3 से 4 मिनट्स, लेकिन जल्दी सॉल्व करना है, विद इन 10 सेकेंड सॉल्व करना है, उसकी भी ट्रिक है अपने पास। उस ट्रिक को समझने के लिए आपको बेसिक समझना है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका बायनॉमियल एक्सपेंशन पे बेस्ड क्वेश्चंस होता है, या कह सकते हो फैक्टराइजेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस है। फैक्टराइजेशन पे, एक्सपेंशन पे बेस्ड क्वेश्चंस है। यहाँ पे आपने बचपन से पढ़ा है a प्लस बी का स्क्वायर, पढ़ते हो ना, a स्क्वायर होता है, फिर इधर b स्क्वायर आता है, फिर 2ab, देन a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हो, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस का 2ab। सो दीज आर सम फॉर्मूलाज जो आपको पता होना चाहिए। एक तरीके से डेमो क्लास भी इसको आप समझ सकते हो। इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से मैं अलजेब्रा आपको समझा रहा हूँ। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी का होल क्यूब, एंड फोर्थ फॉर्मूला इज a माइनस बी का होल क्यूब। ये जो मैं फॉर्मूलेस लिख रहा हूँ ये एक्सपेंशन के फॉर्मूलेस कहलाते हैं। ये होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। देन यहाँ पे मिलेगा आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस में 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये सारे फॉर्मूलेस को आपको याद करना है। दिस इज समथिंग टू रिमेंबर। और आता कैसे उसको डिटेल में हम बाद में कभी पढ़ेंगे। तो ये एक्सपेंशन की बात हो गई। लेकिन सिर्फ एक्सपेंशन नहीं, आपके में फैक्टराइजेशन भी एग्जिस्ट करता है। मान लीजिए मैंने लिखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट कैन बी फैक्टराइज टू a माइनस बी, a प्लस बी एंड a माइनस बी। अगर आपको मिल गया a क्यूब माइनस का b क्यूब, देन यू विल हैव a क्यूब माइनस b क्यूब मिला तो a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। दिस इज a माइनस बी का होल क्यूब। लेकिन अगर आपको मिल गया a क्यूब प्लस b क्यूब, देन इट वुड बी a प्लस b ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab एंड प्लस का b स्क्वायर। तो ये फैक्टराइजेशन एंड एक्सपेंशन इस तरीके से आपको करना होता है। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में इसका क्या रोल है यही आपको समझना है। अलजेब्रा इज ऑल अबाउट फाइंडिंग अ जनरल सोल्यूशन फॉर एनी नंबर। यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक नंबर दिया है विच इज 0.7 एंड 0.3। व्हाट इफ हम उसको एक जनरलाइज प्रॉब्लम में बदल दें। व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर मैं a को थोड़ी देर के लिए कह दूं कि 0.7 है और b को बोल दूं कि ये 0.3 है, तो जो आपका क्वेश्चन होगा वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इट बिकम्स a क्यूब प्लस b क्यूब डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस ab एंड प्लस में b स्क्वायर। कैन यू सी दिस? जहां जहां 0.7 था मैंने a लिख दिया, जहां जहां 0.3 था मैंने b लिख दिया। एंड अभी आई टोल्ड यू कि भाई यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब का जो फॉर्मूला होता है दैट इज a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब का ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस का b स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में भी तुम देखोगे एकदम सेम चीज लिखी हुई है, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये टर्म तो गायब हो गया। आपका जो फाइनल आंसर आ गया वो a प्लस बी आ गया। a कितना था 0.7, b कितना था 0.3, तो आंसर इज 1.0 एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो अगर आपको ये शॉर्टकट पता है तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को यहां से यहां पे ला सकते हो कि इधर प्लस है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये माइनस होता नीचे इधर प्लस होता तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाते। तो इस तरीके से अलजेब्रा का आप यूज कर सकते हो। अलजेब्रा का यूज करके आंसर्स को जल्द से जल्द ला सकते हो और सही आंसर्स ला सकते हो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी से ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप उसको पता है, ये सब चीजें आप जानते हो, तो इट वोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बट अगर नहीं पता यू विल स्ट्रगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे SICI का न्यूमेरिकल एबिलिटी का ही क्वेश्चन है। A sum of money at simple interest amounts to 1285। आप सबने बचपन में पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ये होता है भाई PRT बाय 100, P इंटू R इंटू T बाय 100। दिस इज SI। एंड जो तुम्हारा टोटल अमाउंट होता है या जो SI होता है वो सेम होता है थ्रू आउट द ईयर्स। जैसे आपने आज 100 रुपए इन्वेस्ट किए 10% पे, तो नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आपका 10 रुपीज होगा, टोटल अमाउंट 110 होगा। फिर अगले साल का जो इंटरेस्ट होगा वो भी 10 ही रुपए होगा, क्योंकि आप सिंपल इंटरेस्ट पे बात करते हो। तो आपका अगर प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपीज है, तो चाहे पहले साल का हो, दूसरे साल का हो, तीसरे साल का हो, चाहे जितने साल हो, इसमें जो इंटरेस्ट आता है वो कांस्टेंट आता है 10 रुपए। राइट, 10 रुपए यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिल गया। तो इस लॉजिक का यूज करते हुए ये आपका देखो 4th ईयर में अमाउंट था, ये अमाउंट था इन 4th ईयर, ये अमाउंट था इन 5th ईयर। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, अमाउंट इन 4th ईयर माइनस अमाउंट इन 5th ईयर इज द इंटरेस्ट दैट आई गॉट इन द 4th ईयर। राइट, इट्स द इंटरेस्ट आई गॉट इन द 4th ईयर। 5 माइनस 4 करेंगे तो 1330 माइनस 1285, दिस इज द इंटरेस्ट फॉर द 4th ईयर। अब इंटरेस्ट फॉर द 4th ईयर निकालने का क्या लॉजिक है आगे हम समझते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जो है वो कॉमन है। तो इंटरेस्ट फॉर द 4th ईयर इज बेसिकली इंटरेस्ट थ्रू आउट द टर्म, इंटरेस्ट थ्रू आउट द टर्म। राइट, तो इसमें अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे 15, 30, 45 रुपीज। सो इंटरेस्ट थ्रू आउट द टर्म इज 45 रुपीज।
तो आप लॉजिक को समझते हैं कि कैसे आप इसको जल्दी कर सकते थे। तो आपके पास प्रिंसिपल है, आपके पास अमाउंट है, एंड दिस इज द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड एंड फोर्थ ईयर, और इसमें एक कंपोनेंट आ गया इंटरेस्ट का, एंड दिस इज द अमाउंट। प्रिंसिपल विल नॉट चेंज फॉर एनी ऑफ द ईयर। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज नहीं होता। तो इस फोर्थ ईयर में जो इंटरेस्ट आया 45 रुपीज था, इसमें भी 45 होगा, इसमें भी 45 होगा, इसमें भी 45 होगा। एंड आई ऑल्सो नो कि द सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स इन 4 ईयर्स। तो फोर्थ ईयर में जो अमाउंट बना था वो बना था 1285, करेक्ट, 1285। तो पिछले साल में अगर 45 माइनस कर दें तो 1240 होगा, फिर माइनस कर दोगे तो 1195 होगा, फिर आपने 45 माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 1150। ठीक है, दैट इज द अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर? प्रिंसिपल थ्रू आउट सेम था। द प्रिंसिपल एंड द फर्स्ट ईयर इज 1105। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल इन द फर्स्ट ईयर। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। अमाउंट फोर्थ ईयर के एंड में इतना था, 45 माइनस कर दो, थर्ड ईयर का एंड आ जाएगा, 45 माइनस कर दो, सेकेंड ईयर का एंड आएगा, फिर 45 माइनस किया तो फर्स्ट ईयर का एंड आ गया। हमें बताना था द सम, ओरिजिनल सम कितना है। फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में तुमने पैसा कितना इन्वेस्ट किया, जो 45 मिलके इतना बन जाएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अगेन एक टाइप का क्वेश्चन है जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जा सकता है, एंड ये है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। तो अगर आप इसको सही से नहीं पढ़ोगे तो मे बी आप इसमें स्ट्रगल कर सकते हो। तो जब भी टाइम एंड वर्क की बात होती है, हम इतने टाइम में कितना काम करते हैं उससे डिनोट करते हैं। इसका बहुत ही सिंपल सा शॉर्टकट है, अगर आप चाहो यहीं पे सीख सकते हो। तो ए बी सी 3 लोग थे, एंड ये मिल के 6 दिनों में काम खत्म कर रहे थे। तो ए बी एंड सी तीनों मिल गए और इन्होंने मिल के 6 दिनों में काम खत्म कर दिया। अब ए ने क्या किया था कि वो अकेला जो था वो 36 डेज में काम कर सकता था। सिमिलरली जो बी था वो अकेला 12 दिन में काम कर सकता था। सी कितने दिन में अकेला काम कर लेगा? दिस इज अलोन वाला सेटअप। एंड यहाँ पे आप ऑब्वियसली डेज को ऐड नहीं करोगे। मान लीजिए एक बंदा है, मानो आप ही हो, ठीक है, आप को एक ब्रिक की वॉल बनानी है, आप उस वॉल को 5 दिन में बना लेते हो। आपका दोस्त आया, कहता है भाई ये बड़ी मेहनत कर रहा है, इसका साथ दे देते हैं, वो भी 5 दिन में बना लेता है। तो जब दोनों मिल जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है ना कि दीवार बनने में 10 दिन नहीं लगेंगे, क्योंकि पहले आप 5 दिन में कर रहे थे, वो भी 5 दिन में कर रहा था। तो डबल द अमाउंट ऑफ वर्क करोगे तो टाइम अब आधा हो जाएगा। तो इस तरीके से टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। आप कभी भी डेज को ऐड नहीं करते, वो कितना काम कर रहा है उसको आप यहाँ पे ऐड करते हो। इसकी जो छोटी सी ट्रिक ये होती है, ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ सीधा, आपको टोटल वर्क कैलकुलेट करना होता है। जैसे कि अगर आप एक दीवार खड़ी कर रहे हो तो उसमें कितने ईंट लगेंगे, ठीक है। तो मान लो जो टोटल वर्क होगा यहाँ पे 36 यूनिट्स है। अब यही 36 यूनिट्स मैंने क्यों लिया? क्योंकि 6, 36 एंड 12 का ये एलसीएम है। टोटल वर्क हो गया आपका 36 यूनिट्स। आप इसको ऐसे, इस क्वेश्चन को ऐसे समझो कि एक दीवार है जिसमें 36 ब्रिक्स लगनी है। हर एक ब्रिक को लगाने के लिए ए 36 डेज लग रहा है। मतलब इस 36 ब्रिक्स को लगाने में अगर ए अकेला लगाता तो 36 डेज लगाता। तो एक दिन में वो कितनी ब्रिक्स लगा रहा है? तो ए की जो एफिशिएंसी हो जाती है, एफिशिएंसी मतलब वो पर डे कितना काम कर रहा है, दैट वुड बी 1 यूनिट पर डे। आपको 36 ब्रिक्स लगानी है और आप 6 डेज में काम कर रहे हो, यानी 1 यूनिट पर डे काम कर रहे हो। बी वही काम 12 दिन में, सेम काम जो है 36 यूनिट्स का बी 12 दिन में कर देता है। तो हर दिन 3 ब्रिक्स लगाता है ना, तो बी को हम एनोटेट कर सकते हैं 3 यूनिट्स पर डे पे। और इसका अपने को पता नहीं है, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, बट वी कैन से कि ना ये x यूनिट्स करता है भाई काम, ये भी तो मेहनत कर रहा है और x यूनिट्स में काम करता है। हम डेज को ऐड नहीं करते, हम उनके एफिशिएंसी को ऐड कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला, आपका दोस्त और आप काम कर रहे थे, एक एक ब्रिक दोनों मिलकर लगा रहे थे, टाइम जो काम है वो आधे टाइम में खत्म हो गया, क्योंकि ब्रिक्स के नंबर हो गए जो डबल हो गए, सेम एफिशिएंसी का। अब इनकी भी आप ब्रिक्स की लेइंग स्पीड है उनको ऐड कर दोगे। ये 1 लगा रहा था, ये 3 लगा रहा था, ये x लगा रहा था, तो मिल के कितना लगाएंगे? 4 प्लस x यूनिट्स पर डे लगाएंगे। इनकी पर डे की ब्रिक लगाने की जो कैपेसिटी है वो 4 प्लस x हो गई। लेकिन ये किसकी भाई? a प्लस बी प्लस सी की, a प्लस बी प्लस सी की, ये 4 प्लस x यूनिट्स पर डे। बट हमें ये भी मालूम है कि इन्होंने 6 दिन में काम खत्म किया है।
तो अगर A प्लस B प्लस C मिल के 6 दिन में काम खत्म कर रहे हैं तो 36 यूनिट्स आपको करना था और 6 दिन में आप कर रहे हो, यानी पर डे आप 6 यूनिट्स लगा रहे हो, 6 यूनिट्स पर डे। बट मेरे हिसाब से तो ये 4 प्लस एक्स आया था और इनके हिसाब से 6 है, दैट मीन्स ये नंबर जो है वो बराबर है ना, 4 प्लस एक्स इक्वल्स टू 6, तो x इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स पर डे। जो x है आपका वो 2 यूनिट्स पर डे, दैट मीन्स C हर दिन सिर्फ 2 ब्रिक्स लगाएगा एक 36 यूनिट्स की दीवार को बनाने में। तो आपसे ये सवाल पूछा था कितने दिन में C खत्म करेगा इस काम को, तो C विल कंप्लीट द वर्क, टोटल 36 अकेला करता तो उसको पूरे 36 लगाने पड़ते, और वो पर डे 2 लगाता है तो आपके लग जाते 18 दिन, दैट इज 18 डेज। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आपको करना था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। आपने बचपन में इस क्वेश्चन को जरूर किया होगा फ्रैक्शंस की हेल्प से, बट फ्रैक्शन की हेल्प से करोगे तो काफी चीजें मिस कर सकते हो। सो आई एम गोइंग टू टीच यू विद द हेल्प ऑफ दिस लॉजिक ओनली। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज दिस वन। A blanket is sold for rupees 680 at a discount of 15% and 20%. Find the printed price of the blanket. इसके दो मेथड्स हैं, एक लॉन्ग मेथड है वही मैं बताऊंगा पहले ताकि, क्योंकि आपने कभी पढ़ा तो है नहीं और पढ़ा है तो बेटा भूल चुके हो, और एक है शॉर्टकट। तो पहले लॉन्ग मेथड करते हैं, शॉर्टकट फिर कभी किया जाएगा, वैसे अभी बता भी दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एक ब्लैंकेट को हम 680 रुपए में बेच रहे हैं डिस्काउंट देने के बाद। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट विल गिव यू अ सेलिंग प्राइस। आप दो बार डिस्काउंट दे रहे हो, 15% का और 20% का। ऑलवेज रिमेंबर ये जो 15% 20% का डिस्काउंट है आप सक्सेसिवली दे रहे हो, आप 35% का डिस्काउंट नहीं दे रहे हो। 20% एंड 15% इन दोनों का डिस्काउंट मिला के 35% डिस्काउंट नहीं होता। जब आप किसी शॉप पे जाओगे वो कहेगा हम आपको 50 प्लस 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं, आपने सामान उठाया और दुकान से निकलना शुरू कर दिया, तो शॉपकीपर ने बोला भाई कहाँ जा रहे हो, तो बोला सर आप ही ने बोला 50-50 100%, मेरे तो फ्री हो गया सामान। लेकिन वो बोलेगा कि बेटा मैथ्स के अंधे ये ऐसा नहीं होता। होता क्या है, आपने 100 रुपए का सामान था, पहले उसमें 50% डिस्काउंट लगा, अब वो सामान 50 का हो गया, उस 50 पे वापस से 50% का लगेगा, यू स्टिल हैव टू पे 25 रुपीज। 50% डिस्काउंट मतलब आधा कर दे रहे हो आप। 100 रुपीज आपको देने थे, आपने 50% डिस्काउंट दिया 50, इसका 50% इसके बेसिस पे है तो 50 रुपए, इसका 50% इसके बेसिस पे तो 25 रुपए माइनस होगा, और यहां पे नेट वैल्यू आ जाएगी 25 रुपए। तो दो 50% के डिस्काउंट इज नॉट इक्वल टू 100%, इट इज इक्वल टू अ 75% डिस्काउंट। ठीक, ये लॉजिक हमेशा याद रखना। तो यही है कि मार्क प्राइस इसका कुछ है, हमें वही निकालना है, प्रिंटेड प्राइस, मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस, यही सब एमपी को हम बोलते हैं। तो मार्क प्राइस से आप डिस्काउंट माइनस करोगे आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। ये मार्क प्राइस था, आपने दो डिस्काउंट माइनस किए, जितने का आपने बेचा वो सेलिंग प्राइस था। वही लॉजिक हमको यहाँ पे लगाना है। तो मार्क प्राइस है कितना यहाँ पे, आप x मान लो, दिस इज द मार्क प्राइस हमें निकालना था। इसमें पहले 15% का डिस्काउंट लगा और 20% का। लॉन्ग मेथड वैसे मैंने आपको इनडायरेक्टली बता दिया, अगर आपको वैल्यू पता होती इस तरीके से आप जाते हैं। लेकिन जब आप 15% का डिस्काउंट दे रहे हो तो आप 85 रुपीज का बेच रहे हो अगर कोई 100 रुपए की चीज है। ये जो मैं काम कर रहा हूं इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। मोर ऑफ दिस लेटर इन द क्लास, लेकिन अभी शॉर्टकट में आंसर निकालने का जो तरीका होता है यही है। इनटू 20% का डिस्काउंट का मतलब क्या है, कोई भी 100 रुपए की चीज जो है आप 80 रुपए में बेच रहे हो और नेट जो वैल्यू आएगी वो 680 आएगी। इस तरीके से यू कैन कैलकुलेट। इसको आप जब कैलकुलेट करोगे 17/20, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 25, सॉरी ये 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा कुछ बच गया, हाँ दिस इज 25। इफ दिस इज 25 आप x निकालोगे, इट विल बी 680 into 25 divided by 17। 17 1 जा 17 4 जा and 40, 4 5 से 25, 1000। 1000 रुपए का सामान था और आपने 680 रुपए का बेचा है, तो ये नेट आपका डिस्काउंट हो रहा है। इस चीज को आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। 1000 रुपए का सामान था, आपने पहले इस पे 15% का डिस्काउंट दे दिया। 15% का मतलब होता है 150 रुपए कम हो गए। 150 कम होने का मतलब हुआ कि अब आपके पास जो वैल्यू बची है वो 850 बची। 850 पे आपने अब डिस्काउंट दे दिया 20% का। 20% ऑफ दिस नंबर इज 170 रुपीज। 170 होता है ना, 170 होता है। तो 170 जब तुमने माइनस किया तो एग्जैक्टली 680 आ रहा है, तो इट चेक्स आउट। तो आंसर इज ऑप्शन डी। तो ये होते हैं क्वेश्चंस बहुत सिंपल से अरिथमेटिक के। पहला क्वेश्चन अलजेब्रा का था, बाकी दो क्वेश्चंस आपके अरिथमेटिक के थे। फिर आते हैं आपके लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन वेरी कर सकते हैं फ्रॉम द इजीएस्ट टू द मोस्ट डिफिकल्ट। अब इसी में क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स का भी आता है,
और फाइंड द नेक्स्ट नंबर्स भी आता है। ये सबसे इजी लेवल पे क्वेश्चन है जहां पे आपको सीरीज को देख के अगला टर्म आइडेंटिफाई करना है। तो 8 के बाद आता है 16, तो भाई डबल हो रहा है। 16 के बाद 32 हो गया, इधर भी डबल हो गया। 32 के बाद 64, तो इसको भी मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सारे नंबर्स मल्टीप्लाइड बाई 2 हैं तो इसको फोमो तो चाहिए नहीं भाई, तो ये भी मल्टीप्लाइड बाई 2, 128 आपको आंसर दे देगा। तो नेक्स्ट नंबर क्या था, 128 था। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा था। हाँ, दिस वाज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। इसी को हम कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस। इसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। इस लॉजिक को आप इसी क्लास में समझ सकते हो। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। कोडिंग डिकोडिंग में कई टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो सबसे इजी तो नहीं है, जो डिफिकल्ट टाइप या वैसे तो मीडियम टाइप के क्वेश्चन है वो ऐसा है। तो देखो, लिखना क्या होता है, ये 1 to 1 कोरेस्पॉन्डेंस नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि की वैल्यू नोबडी है और रू की वैल्यू लाइक है, पी की वैल्यू क्रूएल है। इट्स नॉट लाइक दैट। कोडिंग डिकोडिंग को आपको एक्चुअल में डिकोड करना पड़ेगा। सो यू हैव, देखो कई वर्ड्स होंगे तुम्हारे पास, लाइक यू हैव अ वर्ड नोन एज नोबडी, नोबडी है। देन यू हैव लाइक, देन यू हैव क्रूएल। उसके बाद जो है किंग, you have a word king, then you have a word was। cruel ऑलरेडी आप यूज कर चुके हो, दोबारा नहीं करोगे। और nobody like king सब ऑलरेडी यूज हो चुका। nobody like king was cruel। तो जितने भी वर्ड्स यूनिक वर्ड्स थे वो ऑलरेडी यहाँ पे यूज हो चुके हैं। अब आपको दो सेंटेंसेस को एक बार में देखना है। जैसे nobody like cruel, king was cruel। इन दोनों में देखोगे तो ये जो वर्ड था cruel ये कॉमन था। इन दोनों में जो ये वर्ड था क्रूएल, ये वर्ड कॉमन था। अब जब ये वर्ड कॉमन है तो डेफिनेटली इन कोड्स में भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। इस कोड को देखो और इस कोड को देखो, कुछ ना कुछ कॉमन होगा। और कॉमन क्या है, सिर्फ के आई। दिस के आई वॉज कॉमन, दैट सिंपली मीन्स क्रूएल का जो मीनिंग होगा वो के आई हो जाएगा। यही आपको बस निकालना है कैसे कोड को करना था। ओके, इसके बाद नोबडी लाइक है, इसमें भी नोबडी लाइक है। तो देखो, नोबडी लाइक क्रूएल तो अपना काम निपट गया। नोबडी लाइक इधर भी है, नोबडी लाइक इधर भी है, मतलब इधर जो आर यू पी आई था वो भी रहेगा, तो इधर भी आर यू पी आई देखो तुमको मिल रहा है। तो किंग को क्या बोलेंगे, किंग को बोलेंगे चा। तो किंग इज चा, CHA, उनका मन जो भी बोले। तो यहां से भी आप किंग को गायब कर दो और चा को गायब कर दो, तो वॉस का क्या आ जाएगा, वॉस का आ जाएगा MI। और यही अपना सवाल था, वॉस को क्या बोलेंगे, हम MI बोलेंगे। लेकिन नोबडी और लाइक का क्या है, नोबडी लाइक में आर यू भी हो सकता है, PI भी हो सकता है। अगर ये आर यू है तो ये PI, ये PI है तो आर यू। दिस इज हाउ यू सॉल्व कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच आपका होना चाहिए इसको सॉल्व करने का। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस क्रूएल किंग वॉज खत्म, दैट्स इट। तो इसी के साथ ये कुछ सवाल थे आपके GT से। ये सवाल आपने देख के एक चीज तो रियलाइज किया होगा कि क्वेश्चंस का जो लेवल है काफी वेरी कर रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन भी था, जैसे अभी पिछला एलआर का कह रहा, और ये एग्जाम टाइम में अगर आप पहली बार देखोगे तो वहीं पे बेहोश हो जाते कि भाई ये करना क्या है। तुम डायरेक्टली लिख के आते, वर्ड्स को मिलता, चलो सही होता, लेकिन इस तरीके से आपको डिटरमाइन करना आना चाहिए। एंड सिर्फ CUET में नहीं, जितने भी आप पेपर दोगे उसमें कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आपसे जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, सो आई होप दिस सेशन वाज क्लियर। तो दिस वाज काइंड ऑफ अ डेमो सेशन फॉर यू, ताकि आप समझो कि GT में जो क्वेश्चन हैं वो किस टाइप के हैं, और सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अगर हमें जहां पहुंचना है उसके रास्ते के बारे में ही नहीं पता हो तो गड्ढे में जरूर गिरेंगे। तो रास्ता पता करने के लिए ये वीडियो था। आई होप आपको मजा आई होगी एंड चीजों की समझ एक जरूर आई होगी। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।